अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खुलाफा पहले कई दिनों की तरह आज फिर बंद है। कंटेनर्स लगे हुए हैं हर तरफ और इस दफ़ा यलगार हो रही है फ़लस्तीन के नाम पर। फ़लस्तीन में जो जंग जारी है जिसमें हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद बंद कर दिया जाता है कुछ ही दिनों बाद किसी न किसी बहाने पे। कभी फ़लस्तीन के नाम पे, आज गज़ा के नाम पे, और कभी सियासत के नाम पे, कभी नए इलेक्शंस के नाम पे। इस्लामाबाद बंद करने से हमारा इमेज दुनिया में क्या बन रहा है और हमारी सियासत को क्या फ़ायदा होता है, फ़लस्तीनियों को क्या फ़ायदा होता है, ये उन बंद करने वालों से सवाल इस्लामाबाद में रहने वाला हर शख्स करता है। इस्लामाबाद और पिंडी में रहने वाला हर शख्स जिसकी ज़िंदगी मुतासर होती है इस्लामाबाद के बंद होने से, कि क्या आपके पास कोई महज़ब तरीका नहीं है जिससे आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से आगे जा सके बजाय लोगों की बददुआएं लेने के। तो सोचिएगा इस पर। और दूसरी बात यह है, मैं कशीदगी की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव सियासत की बात कर रहा हूँ, रास्ते बंद करके, सड़कें बंद करके सियासत करने वाले की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं और इस नाम पे कि हम बहुत बड़े कॉज के लिए काम कर रहे हैं। उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जलती पे तेल डाल दिया। अली मीन गंडापुर साहब ने ही इज़ नॉट कमिंग स्लो। और क्यों? इसलिए कि उनका मिजाज ही ऐसा है। उनको फिर इस सूबे का वज़ीर आला क्यों बनाया गया? वहाँ का सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मैंने बाकायदा इनकलाब का ऐलान कर दिया है और मैं एक गोली के जवाब में 10 गोलियाँ चलाऊँगा। ये बात वो तालिबान को नहीं कह रहा, अपने हल्के में वापस जाके ये बात नहीं कर रहा, अपने अवाम के लिए कोई वेलफेयर का काम नहीं कर रहे। जितने सूबे के ज़राए लेके हर हफ्ते वो या पिंडी या लाहौर या पंजाब के किसी और शहर पे जलगार करते हैं और पीटीआई जो एक मुल्क गिर जमात थी उसको महदूद करके एक पख्तून जमात जो सिर्फ सूबा खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद हो जाए उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सुन लें अली मीन गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, तुम एक लाठी मारोगे हम 10 मारेंगे। अब बस हो गई है। तो आपने सुना कि बस हो गई है उनकी, और अवाम की भी बस हो गई है, और यहाँ लगता है इस पूरे मुल्क की बस हो गई है। लेकिन सियासी जमातों की बस नहीं हुई, और फिर सियासी जमातों की बस जब छूट जाती है तो सियासी जमातें इस पर एहतजाज करती हैं और बस छूटने जाने पर भी एतराज़ करती हैं। हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे बात करेंगे कि ये जो बाकायदा इनकलाब का ऐलान कर दिया है अली मीन गंडापुर साहब ने, इसके पीछे वजूहात क्या हैं और अब हम क्या देखें जो एक लग रहा है मुसलसल इस मुल्क में माहौल जो बन रहा है कशीदगी का, वो कम कैसे होगा। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तैमूर साहब, हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की जमात है। कराची से लेके खुजराब तक तमाम सूबों में, तमाम कौमियतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, सीटें भी मिलती हैं। लेकिन कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि जैसे कि कोई कोशिश हो रही है, बाकायदा इनकलाब हो या ना हो, बाकायदा कोशिश हो रही है कि पीटीआई को पख्तूनख्वा तक महदूद कर दिया जाए और पख्तून सियासी जमात बना दिया जाए। क्या ये जो तासुर पूरे मुल्क में जड़ पकड़ रहा है ये दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल सार साहब के पूरे मुल्क में ये तासुर है। मेरे ख्याल में तो 8 फरवरी के बाद ये साबित हो गया कि जो मकबूलियत पीटीआई को पंजाब में आज है, शायद किसी सियासी पार्टी को पंजाब की तारीख में या पाकिस्तान की तारीख में पंजाब में नहीं रही, या कम से कम इससे ज्यादा नहीं रही। जो कराची में पीटीआई को मकबूलियत हासिल है वो किसी को नहीं रही। जो खैबर पख्तूनख्वा में है वो तो रिगिंग के बावजूद पता चल गया कि मेरे ख्याल में जो 115 इलेक्टेड नशिस्तों में 93 पीटीआई जीता है। बड़ा मुश्किल है कि ये रिजल्ट जो है वो कभी भी दोबारा रिपीट हो कि आप 80-90% सीटें जीत जाए। अगर पीटीआई पंजाब में मकबूल ना होती तो माजरत के साथ पुरअमन एहतजाज के लिए पंजाब बार बार बंद ना करना। आपने जो ये मेरे ख्याल में सवाल किया है कि कैसे मुल्क जो है उसमें सियासी टेम्परेचर नीचे जाएगा, मेरे ख्याल में वो बुनियादी सवाल है और किसी ना किसी तरीके से उसका जवाब हमने ढूंढना है। पीटीआई की एज अ पार्टी पुरअमन होना तो मेरे ख्याल में एक
30 साल की हिस्ट्री है। लेकिन जब तक हम ये क्राइसिस को एक्नॉलेज ना करें जो कि एक क्राइसिस है, और उसमें फिर हर एक्टर अपना रोल ना प्ले करे, और ये ना एक्नॉलेज करे कि जो पीटीआई के साथ पिछले साल में ज्यादती हुई है, तो मुश्किल होगा। आपने जिक्र किया अपनी अभी गुफ्तगू में कि 8 फरवरी के बाद पंजाब ने साबित कर दिया कि वो पीटीआई के साथ है, कराची ने भी किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ना कोई कराची से लीडरशिप पीटीआई की नज़र आ रही है हमें, ना पंजाब से नज़र आ रही है। एक शख्स है जो सूबे का वज़ीर आला है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है सूबे के अवाम के मसाइल हल करने की। वो कहते हैं पख्तून बारात लेके लाहौर आएगा, और हम देख रहे हैं कि पिंडी में जलसा जुलूस हो, लाहौर में जलसा जुलूस हो, खैबर पख्तूनख्वा से जुलूस चलता है, और वहाँ पहुँचने के लिए पिंडी और लाहौर के वो लोग किधर हैं? आप नहीं समझते कि आप नाराज़ कर बैठे हैं पंजाब के वोटर्स को, ये इतना ज़्यादा पख्तून रंग चढ़ा के पीटीआई पे? नहीं, अब साहब ये सिर्फ अभी से नहीं, जिस वक्त में पंजाब की हुकूमत, ये कब की बात है, मैं अभी बात कर रहा हूँ फरवरी मार्च 23 की, जब जमान पाक पे जो है वो बार बार तकरीबन रिकॉर्ड तादाद में लोग भेजे जाते थे खान साहब को अरेस्ट करने के लिए। वहां पे जो एक माहौल मैंने देखा, वहां पे हमारे बहुत से पश्तून भाई गए थे, वहां पे जो बहुत से हमारे पंजाब के वर्कर्स थे या सपोर्टर्स थे। तो मेरे ख्याल में मैंने तो पाकिस्तान में बहुत कम देखा है कि जो हमारी मुख्तलिफ एथनिसिटीज हैं उसमें फर्क इतना कम हो जाए। अच्छा, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो क्यों है? अब देखिए, ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता कि आप ये रिकग्नाइज कर लें कि एक सूबे में तो पीटीआई को हुकूमत करनी दी जाएगी। आपको पता है हम वहां पे चीफ सेक्रेटरी नहीं चेंज कर सके, आईजी नहीं चेंज कर सके। ठीक है, ये क्यों नहीं चेंज कर सके? क्योंकि इनमें वीटो पावर इस्लामाबाद का रहा। लेकिन जब हमने मुल्क के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ऐसे फ्रेम कर दिया कि इमरान खान और उसकी पार्टी को हम एक सूबे में छोड़ देंगे, बाकी किसी सूबे में हम उसको सांस लेने नहीं देंगे, तो ये तासुर ऑटोमेटिकली उठेगा। हम तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये तासुर ना उठे, और इसी में जो है वो बिल्कुल बुनियादी बात मान लेता हूं, इख्तलाफ करता हूं। सॉरी, मैं सिर्फ एक बात करूंगा साहब, कल तो मुझे हैरत थी कि किस बहादुरी से पिंडी के लोग पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट के लिए निकले। इसके बावजूद कि हमें पता होता है कि हर जगह जहां पे आप पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए भी निकले, आप पे शेलिंग होनी है, आपके वर्कर्स अरेस्ट होने हैं, किसी को बगैर वारंट के अरेस्ट किया जाना है, फिर पता नहीं उसने निकलना है या नहीं निकलना। ये सारा कुछ भी फोकस में लाना है और इस सब कुछ को ठीक करना है। कौन चाहता है कि उस मुल्क में इतनी हाई टेम्परेचर की गुफ्तगू हो जो हर तरफ से आजकल हो रही है? जी बिल्कुल, मैं इसी पे आना चाह रहा हूँ कि आज जो हाई टेम्परेचर गुफ्तगू हो रही है, और उसमें आपने फरमाया कि पीटीआई ने तो बिल्कुल पुरअमन सारा काम किया, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो इसके बरक्स है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, इसलिए उसको रहने दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एएनपी है, मैं पख्तूनख्वा की दो जमातों का एग्जांपल दे देता हूँ। एएनपी है, पीटीएम है, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। इनका आप देखें इन पे कितने जुल्म हुए, कितने इनके खिलाफ केसेस, कितने लोग मारे गए, कितने सालों तक, और इन्होंने स्ट्रगल की। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पूरे मुल्क में उसके साथ पिछले 40-50 साल में क्या क्या नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून है, लेकिन कभी कोई सियासी जमात के बड़ा लीडर, उसके आपने इस तरह के बयान सुने हैं जो आज अली मीन गंडापुर ने कहा है कि अगर तुम एक गोली चलाओगे तो हम 10 गोली चलाएंगे। ये जुबान तो या टीटीपी के लोग बोलते हैं या बीएलए के लोग बोलते हैं, ये एएनपी के लोग नहीं बोलेंगे, पीपल्स पार्टी के लोग नहीं बोलेंगे, पीटीएम के लोग भी नहीं बोलेंगे। तो कशीदगी को हवा तो आपके वज़ीर आला साहब दे रहे हैं ना। मैं जी बस इतना कहूंगा कि पीटीआई पुरअमन रही है, इससे भी मैं इख्तिलाफ करता हूं कि हमारा माजी कुछ और बोलती है। अगर आप माजी में जाते हैं, अगर आप 9 मई की बात कर रहे हैं, तो 9 मई में जिस लेवल पे प्रोटेस्टर्स निकले थे, कहीं पे प्रोटेस्ट करना वो जो है वो कोई गलती नहीं है। जो आर्सन हुआ या वायलेंट क्राइम हुआ है उसमें लोगों को प्रोसिक्यूट करें। लेकिन अगर आप 2014, 16, 17, 18 के धरनों की बात कर रहे हैं,
उसमें तो कोई वायलेंस हुई नहीं थी, और उसमें तो हम यही जो है वो कंक्लूजन को पहुंच सकते हैं कि किसी भी पार्टी वो सफर ना करे, ये हमारे मुल्क के लिए जरूरी। ठीक है जी। अब ये भी मैं कह सकता हूं कि पीटीआई और इमरान आप खान, सिर्फ एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं, जो आप फरमा रहे हैं कि 2014 में पार्लियामेंट पे कब्जा हुआ, पीटीवी पे कब्जा हुआ, पुलिस वालों को मारा गया, इस्मत जनेजो जो है वो मरते मरते बचा, एसएसपी इस्लामाबाद, उसको इतना मारा गया, डीसी इस्लामाबाद को उठा के मारा गया, उसको अगवा कर लिया गया। मैं कितनी बातें बताऊं, तो इसलिए मैं इस पर पढ़ना नहीं चाहता। जो भी आईनी होते पे आता है शख्स, ये बगैर आईनी होते के भी हो, उसको बाकायदा टारगेट किया जाता है ताकि वो आपकी पार्टी की लाइन पे चले। अगर नहीं चलेगा तो उसको फिर उसको निशाना बनाया जाता है। मैं काजी फायजीसा की मिसाल देता हूँ, मैं देता हूँ काजी फायजीसा की मिसाल देता हूँ, राजा सुल्तान की मिसाल देता हूँ, इससे पहले वाले इलेक्शन कमिश्नर की मिसाल देता हूँ, कितनों की मिसालें दूँ। तस्वीरें लगा, फैमिली की तस्वीरें लगाई, आप सोचें कितनी ये मतलब बुरी बात है कि हमारा एक कल्चर है, हमारी रवायात हैं, कुछ तो इंसान ख्याल करता है। मैंने आपने एक एग्जांपल मांगी, मैंने कितनी दी अभी पूरी। जज ज़ेबा यहाँ पे थी इस्लामाबाद में, जिनसे जाके फिर माफ़ी मांगी खान साहब ने, और बहुत सारे एग्जांपल हैं। मैं सियासतदानों की एग्जांपल तो दे ही नहीं रहा। मौलाना फजल मान साहब को क्या कहते रहे आप लोग, अब आप उनकी इमामत में नमाज पढ़ते हैं। उधर से महमूद अचकज़ई साहब को वो चादर ओढ़ के उनकी नकलें उतारते रहे। तो खैर मैं लंबी बात हो जाएगी, आप फरमाएं। अच्छी बात है। मैं भी दो तीन सिर्फ मिसालें इसलिए देता हूं क्योंकि हम सिलेक्टिवली तो कुछ भी हम पॉलिटिक्स में से ले सकते हैं। आपने पार्लियामेंट पे अटैक की बात की, देखिए हमारी जो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है, क्योंकि हम एक सिस्टम को चलने नहीं देते। मेरे ख्याल में बंगाल में अटैक हुआ था ना 50 की दिहाई में, जब एक स्पीकर या एक डिप्यूटी स्पीकर शायद जो है वो वहां की सूबाई असेंबली में जो है वो जांबाग भी हुए थे, जब पार्लियामेंटेरियंस की वहां पे लड़ाई चल रही थी। हमें अपने सियासी सिस्टम को मैच्योर करना है। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक नवाज शरीफ ने किया था। जब आप जजेस की बात कर रहे हैं, देखिए हमने अपनी दो चीजों का जिक्र किया, उसमें मिसट्रस्ट क्यों आता है? एक सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे अटैक के हम सब विक्टिम्स हैं। आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी होंगे, पब्लिक फेस होंगे। मुझे जितनी तनकीद आती है, मुझसे बहुत लोग जो है वो पूछते हैं आप अपना ट्विटर अकाउंट बंद क्यों नहीं करते? लोग पर्सनल गालियां देते। यू हैव टू हैव थिक स्किन। वो डिजिटल दहशतगर्दी नहीं है। असल में मसला ये है कि सोशल मीडिया में हर इंडिविजुअल शेर बन जाता है, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को अनोनिमस रखता है। और आपको पता है कि बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि अगर हम जो है वो रूमर्स पे जाएं तो वो हुकूमत या स्टेट के किसी जो है वो आर्म से चलते हैं। तो एक कल्चर कैंपेन्स का बन गया जिसके मैं बिल्कुल हक में नहीं। लेकिन जहां तक आपने फॉर एग्जांपल जुडिशरी की बात की या सिकंदर सुल्तान राजा की बात की, देखिए ये तो हमें अभी हक होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन ने चोरी की है या अगर नहीं की तो वो एक्शन नहीं ले रहा और पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात कराए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, आपने लगाया उसकी उनको, अब तनकीद की जाए, राइट? और इसी तरह लगाया। क्या अभी हमारी हुकूमत 8 जजेस पे एक फुल कोर्ट के जिस फैसले की वजह से या वो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज होते हैं या नहीं होते, डायरेक्टली वो 8 जजेस पे जो है वो तनकीद कर रहे हैं। कल्चर तो हमेशा हुकूमत बनाती है ना। मैं तो आपको यही कह रहा हूं, हुकूमत हो, इदारे हो, पीटीआई हो, हमें अपनी गाड़ी को सही ट्रेन की पटरी पे करना है। लेकिन उसका हल कभी भी ये नहीं होगा कि आप पीटीआई को मजीद दबाएं। ये कल भी पिंडी के अवाम ने साबित कर दिया। ये दिन किसी को भी नहीं देखना चाहिए कि एक दिन पाकिस्तान के अवाम किसी भी सियासी पार्टी कंट्रोल से बाहर हो जाए, बिकॉज वी ऑल लूज ट्रस्ट ऑफ द पीपल। ये बात आपकी वैलिड है क्योंकि पीटीआई के 58 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कल दहशतगर्दी की दफात भी शामिल हैं पिंडी में जो मुजाहरे हुए, और 103 कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ से ये सवाल आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, एम्बुलेंसेस, क्रेनें, रेस्क्यू की गाड़ियाँ, ये लेके
जब वज़ीर आला आएंगे, चढ़ाई करेंगे, पंजाब पे कहेंगे हम पंजाब पे चढ़ाई कर रहे हैं, तैमूर साहब मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस तरह के रवैये से मुत्तफ़िक हैं जो हुकूमत कर रही है? देखिए, सियासी जमात तो करे, हुकूमत जब ये करेगी तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि एक गोली के मुकाबले में 10 चलाएंगे? आप करेंगे ये? आप सपोर्ट करते हैं? मैं जी मैं दोबारा से कहूंगा, इंशाअल्लाह पीटीआई हमेशा पुरअमन रहेगी। इमरान खान, मेरे ख्याल में अगली स्टेटमेंट आप उनकी देख लेंगे, मेरी प्रिडिक्शन है, वो हमारे पुरअमन मिशन को जरूर रीइंफोर्स करेंगे। जहां तक आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ना जुलूस बैन होने चाहिए, ना सेक्शन 144 का लॉ होना चाहिए, ना टेयर गैस का कल्चर होना चाहिए, ना सरकारी वसाइल कोई भी पार्टी जो है उसको इस्तेमाल करने चाहिए। अगर हम एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस छोड़ेंगे तो हम एक नॉर्मल मुल्क बनेंगे। अगर हम एक नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं छोड़ेंगे, हम एक नॉर्मल मुल्क नहीं बन सकेंगे। दिस इज सिंपल लॉजिक। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने किया, ट्वीट भी आपने किया कि दफ़ा 144 जो है कम से कम सूबा खैबर पख्तूनख्वा को तो ख़त्म करनी चाहिए, अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दूसरे सूबे भी उस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमसे बात करने का। मैं ज्वाइन किया महमूद ब्यूरो चीफ हैं समा के पेशावर से, उनसे पूछते हैं कि जो क्या इनकलाब जो बाकायदा अली मीन गंडापुर साहब ने जिसका ऐलान किया है वो पेशावर पहुँच गया है, ये चल पड़ा है, वहाँ से कहाँ तक पहुँचा है? महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। MJB आपको प्यार से हम कहते हैं। MJB साहब ये बताइएगा, इनकलाब आपको महसूस हो रहा है ये बगावत जो अली बिन गंडापुर साहब ने आज एक वीडियो मैसेज जारी किया है उसमें? जी देखें, यहाँ पे इस पे अफसर साहब बात हो रही है और यहाँ पे अभी तक मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो इसको अप्रिशिएट कर रहा हो, क्योंकि सब लोग इन हालात में घबराए हुए हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे नई ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जो सोशल मीडिया जो कि कभी तहरीक इंसाफ का हथियार हुआ करता था, अब इस किस्म की सूरत हाल में वो ख़ुद पार्टी के अंदर अपने ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। मैं उसकी एक मिसाल आपको देना चाहूँगा। जब आप कहेंगे कि हमारे फ़लाँ साहब जो हैं तो वो बहुत मुश्किल में हैं, भाई मुश्किल में हैं या वालिद साहब मुश्किल में हैं और हमने जाना है उनको छुड़ाना है, और लोगों को आप चार्ज करेंगे तो जिसके हाथ में डंडा लगेगा और जिसको हाथ में बंदूक लगी या उसे कुछ भी छुरी मिली, कांटा मिला, कुछ भी मिला और वो चल पड़े, और जब आप चलते हैं वो लोगों को साथ लेके चलते हैं और आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं और आप सोशल मीडिया पे ऐसा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि सब लोग अब भी ना पहुंचे तो वो जो हमारा बंदा वहाँ है ना तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब आप इतना टेम्परेचर हाई करके उनको साथ लेके चलते हैं, फिर रास्ते से आप उन्हें एक बार कहते हैं कि चलें जी वापस चलेंगे, फिर कभी आएंगे, तो अब वो मेरा ख्याल है कि वो जो 2-3 पार हो गया है तो वो वज़ीर आला साहब को उसकी वजह से अब एक मुश्किल पेश आ रही है कि वो अपने कारकुन को कैसे मुतमईन करें। तो वो उस इत्मीनान की एक बड़ी, वो हमने जेल की वहाँ पे भी देखी कि लोग मुतमईन नहीं हो रहे, अब लोग उनकी बात नहीं मान रहे और उनको ख़ुद भी इस बात का एहसास हो रहा है क्योंकि वो बेबस महसूस कर रहे हैं। कल जब उन्होंने जेल से वापस आते हुए अपने एक कारकुन को गाली दी तो उस वक़्त पता चला कि वो टेम्पर लूज कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने किसी मुखालिफ को नहीं दी, उन्होंने टेम्पर लूज कर चुके हैं। वापस जा रहा हूं, चलो मेरे साथ। ऐसे तो MJB वो कोई ऐसे फिलोसफर तो है नहीं कि गोली की तरफ टेम्पर लूज करना हमें बहुत शौक करे। मैं गोली की तरफ आप आइएगा, आप गोली की तरफ ना आए ना ही गोली आपकी तरफ आए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ कारकुनान को मुतमईन करने के लिए ये 2 नंबरी हो रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये रंगबाजी कर रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब और असल में इनका कोई मकसद नहीं है इनकलाब वगैरह लाना? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये अपने कारकुन को किसी भी तरीके से इंटैक्ट रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बस वो हमारे साथ ही रहे। जब हम कहें कि आ जाओ तो सारे आ जाएं और जब हम कहें कि चलें तो वापस चले जाएं। और वो जो कारकुन है तो वो मेरे ख्याल में ये 2-3 बार वापस आने से उसमें जो बददिली फैली है, और कल एक और भी चीज़ जिसे बहुत बुरी तरह महसूस किया गया है कि अली अमीन साहब के अलावा वहाँ पे कोई और नज़र नहीं आया था और ज़्यादातर लोग जो थे तो वहाँ मौजूद नहीं थे कि पार्टी की कैद। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अली अमीन साहब भी शायद इतने इंटरेस्टेड नहीं है कि सारे लोग उनके साथ चलें,
और वो चाहते हैं कि वो ये साबित करें कि वो ही पार्टी के लिए सब कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि वो करें और वो अपने बानी चेयरमैन को भी आज़ाद कराएं, इस हुकूमत को भी चलाएं और जाके किसी से अगर अपना हक है तो वो भी लेके आएँ, तो सब ये माने कि ये उन्होंने किया है। क्योंकि मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आई कि उन्होंने अपने जो पार्टी की जो क़यादत है सूबे में उनका कोई इजलास किया हो या उनको पाबंद किया हो कि आपने सब ने चलना है मेरे साथ। ठीक है, ये जो आपने कारकुनान की बात की है कि वो वापस आ जाते हैं रास्ते से जाके, तो कारकुनान में बेचैनी है, तो कारकुनान देख रहे हैं, उनका अमल देख रहे हैं और साथ ये इस तरह की जो आज उन्होंने बातें की जज्बाती किस्म की ये सुन रहे हैं। तो कारकुनान इस कॉल और फेल में तजाद नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ रहे कि ये खाली बढ़ के मार रहे हैं, खाली उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि घर से निकालें और उनको इसी तरह लेके कभी उधर चले जाएं कभी उधर चले जाएं फिर वापस आ जाएं। तो कारकुनान समझ नहीं पा रहे उनकी गेम। अफसार साहब, मैं एक छोटा सा इनकलाब, बड़े लेवल का नहीं छोटे लेवल का इनकलाब यहाँ पे देख रहा हूँ। वो ये है कि जब हम इस किस्म के वापस आने पे, इस किस्म के रवैयों पे, कारकुनों के साथ ये नारे, इन नारों पे उनको ले जाने पे और टेम्परेचर हाई करके उनको मजबूर करने पे कि वो हमारे साथ चलें, जब हम जैसे लोग उसको किसी सोशल मीडिया पे कहीं लिखते थे, तो इससे पहले 1 महीना 2 पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो गालियों की बौछार शुरू हो जाती थी और कोई भी ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था कि वो पीटीआई के अंदर किसी कमज़ोरी का हवाला दे या वज़ीर आला साहब की किसी कमज़ोरी का हवाला दे, उनकी स्ट्रेटजी पे बात करे, उनके रवैये पे बात करे, उनकी गाली पे बात करे। पहले वो बर्दाश्त नहीं करते थे। अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जब हम ये लिखते हैं तो उधर से पीटीआई का कारकुन हमें वो गाली नहीं दे रहा। मैं ये बात अपने हद तक कह रहा हूँ क्योंकि पहले इनका रवैया कुछ और होता था, अब कुछ और है। शायद उन्होंने रियलाइज कर लिया है। आपने कहा ये जो लोग कह रहे हैं तो ये ठीक है। घबराए हुए हैं लोग, आप कह रहे लोग घबराए हुए हैं इनके इर्द गिर्द, तो कौन है घबराया हुआ? और दूसरी बात ये कि क्या वहाँ पीटीआई के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, क्या लोगों में ये कंसर्न है कि पीटीआई को एक मुल्की जमात से एक बिल्कुल सूबाई और लिसानी जमात बनाया जा रहा है मुसलसल एक अमल के ज़रिए? क्या वहाँ इस बात पे कुछ घबराए हुए हैं पीटीआई के लोग या नहीं? पीटीआई की वो क़यादत घबराई हुई है जिसे हम अब तक इस हुकूमत के बनने से पहले हम देखते थे कि उनकी कोई से थी और वो बड़ी अहम पोजीशंस पे थे और वो मुख्तलिफ रीजन्स के सदूर थे या कोई अपने अच्छे अजला के जो सदूर थे। हम पहले उनसे बात करते थे कि देखिए मेरा ये ख्याल बना है आपकी पार्टी के बारे में, क्योंकि आप लोग तो एक्सेस नहीं दे रहे। आप लोगों की इन एक्टिविटीज़ को देख के मैं ये समझ रहा हूँ कि क्या ये ठीक है जो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर ये तकसीम है और आप परेशान हैं और आप साथ भी नहीं जा रहे और कहीं जाते भी हैं तो कोई क्लिप बना के दे जाते हैं और ज़्यादा इन नहीं हो रहे, एक्टिव भी आप नहीं हैं। तो वो हमें इस वक्त कोई ऐसा जवाब नहीं देते जिससे मैं ये समझूं कि वो ये तासुर दे रहे हों कि पार्टी का जो अंदर की जो यूनिटी है वो इंटैक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हमें मुतमईन करने के लिए कोशिश ही नहीं कर रहा। जो हम जैसे लोग हैं जो इनको तनकीदी नज़र से देख रहे हैं और हमारी बात आ रही है, बहुत शुक्रिया सबके सामने आ रही है। पहले कभी हम बहुत शुक्रिया मेंबर साहब हमसे बात करने का। और वक्त पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू जो इस बात पर है कि अब हुकूमती रवैये पर एमक्यूएम ने भी मायूसी का इजहार कर दिया है। जेयूआई पहले ही साथ नहीं दे रही तरमीम पे, तो एमक्यूएम ने अगर फैसला किया कि वो भी तरमीम के हक़ में वोट नहीं देगी जब तक कोटा सिस्टम में बेहतरी नहीं ला जाती, तो फिर क्या होगा? एक छोटे से ब्रेक। हॉट इशू और हॉट इशू इस वक्त ये है कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है पार्लियामेंट में इतने नंबर ऑफ़ सीट्स इकट्ठे करने के लिए कि उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और वो आईनी तरमीम कर ले। लेकिन पहले जेयूआई मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने की कोशिशें होती रहीं और अब लगता है कि हुकूमत की जो इत्तेहादी है एमक्यूएम, वो भी हुकूमत से बहुत खुश नहीं है और उन्होंने बल्कि अरकान असम्बली ने एमक्यूएम के मायूसी का इजहार किया और ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम के अरकान असम्बली का कहना है कि कोटा सिस्टम में तोसी पर हुकूमत में रहने के फ़ैसले पर नज़रसानी की जानी चाहिए और इसके लिए उन्होंने एक इजलास बुलाने का भी कहा है। और देखना यह है कि शहरी सिंध के लिए वादे पर जो अमल दरामद करने की हुकूमती वादा था वो किस हद तक सच्चा था, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सेनेटर फैसल सब्जवारी ने, रहनुमा एमक्यूएम के। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अफ्तार साहब।
फैसल ये बताइएगा कि ये जो एमक्यूएम की हुकूमत से नाराज़गी या शिकवे की जो ख़बर आई है, क्या ये वही रूटीन का शिकवा नाराज़गी है जो किसी भी बिल के पास होने से पहले, ख़ास तौर पे किसी आईनी तरमीम से पहले तमाम सियासी जमातें कोशिश करती हैं कि वो मैक्सिमम बेस्ट डील जो है वो कर लें हुकूमत से? तो ये वही है, ये वाकई इस दफ़ा आप सर्टन हैं इस मामले में कि जो आपके मुतालबात हैं वो पूरे करवाने हैं? जी बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। आपका इशारा जिस तरफ है वो हुकूमती ओहदों का हुसूल और कुछ मज़ीद वजारतें और कुछ इस तरह की चीज़ें लेने पर होता है। अगर फोकस यही होता तो आप देखिए कि जब हुकूमत साजी का अमल हुआ है तो एमक्यूएम के 22 अरकान कौमी असम्बली और 3 सेनेटर हैं, यानी 25 हमारे नुमाइंदे हैं पार्लिमान में। उसके बावजूद हमारे पास सिर्फ एक वफाकी वजारत है, जबकि हमारे जो IPP के दोस्त हैं, PMLQ के दोस्त हैं, उनकी तादाद हमसे कई गुना कम होने के बावजूद उनके पास भी शायद एक या एक से ज़्यादा वजारतें हैं। और ठीक है, ये हुकूमत का ने मुनासिब समझा कि वो इस तरीके से चले, तो हमने उस वक्त भी कोई ब्लैकमेलिंग नहीं की। अभी जब ये आईनी तरमीम का मसला हुआ तो एक तो कोई बहुत वक्त के ऊपर हमें, जिसको कहते हैं ना कि बर वक्त के हम पढ़ें, पढ़ के समझें, अपने आईनी कानूनी माहिरीन के साथ बैठें, उतना मौका हमें शायद दिया नहीं गया। लेकिन जब हमारे सामने मुसविदा आया तो हमने कहा जी बाकी चीज़ें तो एक तरफ हैं, आइन में मुख्तलिफ आप पैकेजेस लाने की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, जजेस के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं, और भी चीज़ें कर रहे हैं। तो एक अवामी मफाद का काम है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 140 की रूगर्दानी करते हुए पूरे मुल्क में जो बल्दियाती निज़ाम मौजूद हैं और ख़ासकर सूबे सिंध में, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपनी रिटायरमेंट से एक आध दिन पहले उस पर एक खासा तफसीली फैसला दिया। उस फैसले पर तो सिंध हुकूमत ने अभी तक अमल दरामद तो नहीं किया, वो एक बहस है। लेकिन मैंने उस पार्लिमानी सरबराहान के इजलास में मैंने ये कहा भी कि बिलावल साहब आपसे भी कहते हैं कि हमने एक आईनी तरमीम का मुसविदा जमा कराया है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। वो मैं इस कमेटी के सामने पेश कर देती है एमक्यूएम, आप सब उसको देखें कि सर्विस डिलीवरी के लिए सारी जमातें कोशिश करें कि आम आदमी के पास चीज़ें जाएं। तो ये इस तरह की चीज़ें थी कि जिस पर हुकूमत अगर हमसे पहले बात कर लेती PMLN तो हम भी अपना वेट ये डाल देते, बजाय इसके कि कोई बार्गेनिंग कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जी आप बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए ये आईनी अमेंडमेंट्स कर दें और इनको भी उसका पार्ट बना लीजिए। अब जो बात आपने की है जनाब कोटा सिस्टम की, देखें दो तरह के कोटे हैं अबरार साहब, अफसार साहब। मुझे फैसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा ये कोटा सिस्टम का झगड़ा है क्या, जरा ब्रीफली इसको बता दें क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। देखिए कोटा सिस्टम तो कोई वैसे तो लियाकत अली खान साहब के ज़माने से मुल्क में कोटा राइज था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया ये कि 1974 में उन्होंने ये कहा कि जनाब देही सिंध की आबादी पीछे रह गई है, तो इसलिए कराची, हैदराबाद और सक्खर डिवीजन्स को आप शहरी सिंध तस्वुर करें और बाकी सबको देही सिंध तस्वुर करें, और उस देही सिंध का सूबाई मुलाजमतों, वसाइल, कॉलेजों में दाखिलों, हर चीज़ के ऊपर 60% उनका हिस्सा होगा और 40% शहरी को रहेगा। अलमिया ये है कि पाकिस्तान बनने के महज 40 साल से भी कम अरसे में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि देही सिंध मुतासर हुआ है। अब 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उस सूबाई कोटे को लगे हुए, लेकिन अब तक ना तो वो कोटा हटाया जाता है और उस पर जुल्म ये है कि उस कोटे की भी खिलाफ वर्जी हुकूमती सरपरस्ती में होती है। यानी शहरी कोटे के नाम के ऊपर जाली डोमिसाइल बनाते हैं हुकूमत के अफसरान और उनकी बुनियाद के ऊपर शहरी सिंध के नुमाइंदों को, अफराद को मुलाजमतें नहीं मिलती, और ये हमारा बड़ा पुराना और वैलिड ऑब्जेक्शन रही है। अब हम ये करने जा रहे हैं कि अब हम इनसे मांगेंगे जनाब ये कोटे लगे हुए इतने अरसे हो गए, आप हमें बताएं तो ना कितनी मुलाजमतें आपने इस कोटे के हिसाब से दी हैं। विफाक में आईने पाकिस्तान में लिखा है शहरी सिंध का 6.25% से ज़्यादा कोटा होगा। क्या वो 6.25% से ज़ायद दिया जा रहा है? क्या डोमिसाइल की उस तरह से हक तलफी नहीं की जा रही जिस तरह से हम निशानदही करते हैं? क्या सूबाई कोटे भी जो हैं उनको कौन सा कानून और कौन सा आइन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है? ये हमारे वो नुकात हैं और हम समझते हैं कि PMLN की हुकूमत को, खासकर PMLN को, इन हमारी दोनों काविशों के ऊपर हमारा साथ देना चाहिए, इसलिए कि वो हमसे रिटन अच्छा ये बताइएगा कि एक तो ये कोटा सिर्फ मुलाजमतों के लिए है
और दूसरी बात ये है कि PMLN कैसे आपका साथ उसको कैसे देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो जैसे आपका जो दूसरा मुतालबा है कि आप ये चाहते हैं कि इख्तियारात सियासी या एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात निचली सतह का मुंतकिल किए जाएँ बल्दियाती नुमाइंदों तक, वो भी एक सूबाई मसला है। इस दोनों में PMLN किस तरीके से PMLN को चाहिए कि आपकी मदद करे? अफसर साहब देखिए, मैं नहीं मानता कि बल्दियाती इख्तियारात देना सूबाई मसला है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 7 ये बताता है हमें कि रियासत की तारीफ क्या है। वो ये कहता है कि रियासत है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत और वो इदारे जो टैक्स लेवी कर सकते हैं, नंबर 1। फिर बल्दियाती हुकूमत की तारीफ आइन अपने आर्टिकल 140A में करता है, जो ये कहता है कि हर सूबाई हुकूमत ऐसे बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के इख्तियारात उन्हें देगी, कौन से? माली, इंतज़ामी और उनकी जो अथॉरिटी है उसके हवाले से। अब आइन यहाँ आके खामोश है और सूबाई हुकूमतों के हम जनाब बलबूते के ऊपर बैठे हैं। ना पंजाब में बल्दियाती इख्तियारात दिए जा रहे हैं, ना KP में दिए जा रहे हैं, ना सिंध में दिए जा रहे हैं। तो आइन के आर्टिकल 140A के आगे हमने कहा है भाई 4 तरामीम आप और कर दीजिए, और उसमें वो डिफाइन कर दें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा है, जो कि बाइंडिंग है, कि ये इख्तियारात मिसाल के तौर पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सूबाई महकमा नहीं है, उसको आप दे दीजिए शहरी और मकामी हुकूमतों को, सीवरेज दे दीजिए, पानी दे दीजिए, सड़कों का निज़ाम दे दीजिए, प्राइमरी स्कूलिंग दे दीजिए, एंड द लिस्ट गोज ऑन, ये कर दीजिए। अच्छा, PMLN क्या कर सकती है? पहली बात तो ये, आपने हमसे तहरीरी मुआहदा किया, आपने कहा हम तो साथ हैं आपके इसके, लेकिन जब सेनेट की लॉ एंड जस्टिस कमेटी का इजलास होता है तो उसमें आपकी PMLN के जो सेनेटर साहिबा हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं। ये सूबाई मसला है भाई, पढ़ के तो आ जाए ना, आइन पढ़ लें, मेरा बिल पढ़ लें जो तजवीज करता है, और मेरा और आपकी जमात का जो मुआहदा है वो पढ़ लें। तो इसमें ये बताएं कि ये फ़र्ज़ के जो तरामीम आ रही हैं, इन तरामीम में अगर आपकी ये तरामीम शामिल की जाएं और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तफिक ना हो, तो फिर तो मामलात यहीं रहेंगे ना। इस स्टेटस को कैसे तोड़ सकेंगे आप? आप वजह फरमा रहे हैं अफ्तार साहब, हमें तो जी बखूबी इदराक है ना इस बात का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हिमायत नहीं करेगी तो इस पर अमल दरामद नहीं हो सकेगा। लेकिन कम से कम PMLN तो संजीदगी दिखाए ना, वो गुफ्तगू बढ़ाए, तो उस सिलसिले को तो आगे बढ़ाए जो हमने उनसे बारहा कई मीटिंग्स में मुतालबा किया है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब थे, अमीनुल हक साहब थे, मैं था, हम सब ने उन मीटिंग में मुतालबा किया है, तो उसको आगे तो बढ़ाए PMLN। ये तो हमें भी इल्म है, हम पार्लियामान में बैठे हैं कि अगर दीगर जमातों की हिमायत नहीं हुई और तो ये आईनी तरमीम हमारी तजवीज़ करदा नहीं हो सकेगी। लेकिन यही काम है ना सियासतदान का और पार्लियामान में बैठे हुए लोगों का कि वो गुफ्तगू करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। आज नहीं तो कल कोई कंसेंसस बिल्डिंग होती है और आपको दोबारा रीइन्वेंट करनी पड़ती हैं चीज़ें। यहाँ पर हमने देखा आर्मी चीफ ने भी बात की है जनाब कराची में बिजनेस कम्युनिटी से, और उन्होंने बात की है छोटी इंतजामी यूनिट्स की। हमारा बड़ा देरीना मुतालबा रहा है, लेकिन हमें इल्म है कि आइन का आर्टिकल 239 जो है उसकी राह में कदगन है। तो लेकिन इन सारी की सारी चीज़ों से काम चल नहीं पा रहा ना। आपने तो NFC भी तय कर दिया। अब मैं ये कहता हूँ माली तौर पर फेडरेशन वायबल नहीं है, सूबों के पास सरप्लस है, फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, डिफेंस एक्सपेंडिचर वो शेयर नहीं करते, डेट सर्विसिंग वो शेयर नहीं करते। लेकिन आपको सोचना तो पड़ेगा। आज IMF भी कह रहा है, आपने आइन में कह तो दिया कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाना है, लेकिन सूबे कर क्या रहे हैं, उसका मजाक बनाया हुआ है। कराची शहर में जितना ट्रैफिक चालान पे मुझसे फाइन ले लेती है ट्रैफिक पुलिस 1 साल का, उससे भी कम सूबे सिंध में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लिया जाता है। तो ये एक मजाक है। आज IMF भी कह रहा है आपको बैठना पड़ रहा है जनाब। तो ये चीजें आइन में जो पहले से लिखी हुई हैं उनको दोबारा सोचना तो चाहिए ना, अगर काम नहीं चल पा रहा। ठीक है सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब, हमें हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि टाइम ख़त्म हो गया है, तो बहुत शुक्रिया का। और वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल 317 वकला ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला ख़त लिखा है और उस पर PCO का हवाला दिया है। PCO क्या है, PCO जजेस क्या हैं, वो क्या करते रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे एडिटोरियल में। और वक्त हुआ है हमारे आज के एडिटोरियल का, और आज का हमारा एडिटोरियल उस ख़त के बारे में है जो 317 वकला ने जजेस को लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके मुखातिब हैं उस ख़त में, और ये ख़त उस वक्त आया
टाइमिंग देखें, आजकल हर चीज़ की जो अदलिया से रिलेटेड है बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। और टाइमिंग क्या है कि कल सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को 2 अहम केसेस की समाअत सुनने जा रही है। एक आर्टिकल 63A का केस है जिसमें 63A को जो रीराइट किया गया था पिछले फैसले में, उसके बारे में रिव्यू पिटीशन है। और दूसरा ऑडियो लीक्स का केस है जिसमें एक ऑडियो लीक साकिब निसार की मुबैना तौर पे साकिब निसार के बेटे की गुफ्तगू है और दूसरी मुबैना तौर पर अरसलान की और बुशरा बीबी की गुफ्तगू है। उस पे जो केसेस हैं वो सुने जा रहे हैं। और उससे एक दिन पहले ये इत्तफाकन ये 317 जजेस ने ख़त लिखा। मैं इस ख़त में उन्होंने कुछ बातें कही हैं और उन्होंने जिक्र किया है कि मुमकिन नई आईनी अदालत को PCO अदालत करार देते हुए कहा कि जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा ना बने। नई अदालत की हैसियत PCO कोर्ट जैसी होगी। नई अदालत का जजेस बनने वाले PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। तो PCO पे बहुत जोर है। मैं PCO के बारे में थोड़ा सा आपको अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक लंबा अरसा कुछ लोग मीडिया से गैर हाजिर रहे, जिसमें एक नई नस्ल आई जिसको ये नहीं पता कि एक वकला तहरीक थी 2007 में। उस वकला तहरीक में ये वकला जिन वकला ने ये ख़त लिखा है उनमें बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ वकला हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। लेकिन उनमें ज़्यादातर तादाद, सैकड़ों की तादाद में वो वकला हैं जिनका ताल्लुक़ सिर्फ एक सियासी जमात से है। उनके उस पर नाम हैं जो हमने नाम पढ़े हैं, सिर्फ चंद एक मुअज़्ज़ज़ वकला हैं उसमें जिन्होंने वकला तहरीक में भी हिस्सा लिया था। और उस वक्त वकला तहरीक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसमें हमारा भी खून शामिल था कि उस वक्त जो वकला तहरीक चलाएगी वो भी इसी नाम पर चलाएगी। ये जो आज आपको जहाद और आज़ादी के नारे दिखाए जा रहे हैं उस वक्त भी यही था, अदलिया की आज़ादी, हम खाल उतार देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, अदलिया की आज़ादी और उस वक्त PCO जजेस कौन थे, उनका हशर क्या हुआ जिन्होंने जजेस की आपको मुख्तसरन बता देता हूँ। उस वक्त जो तहरीक चलाई गई वकला की, मीडिया इस्तेमाल हुआ और आपस की लड़ाई के बाद एक जब वापस आए उसके बावजूद सियासी रहनुमाओं की ज़रूरत थी, सियासी जमातों की ज़रूरत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ दोनों बाहर से वापस आए। उन दोनों ने इस तहरीक की क़यादत की। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया और आसिफ अली ज़रदारी सदर बने। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया और जजेस बहाल हुए। वो जजेस जो परवेज़ मुशर्रफ का PCO का हल्फ उठा चुके थे, इसके बावजूद भी बहाल करवाए गए। बहाल हुए तो क्या हुआ, उन्होंने कर्ज रखा नहीं उन सियासी जमातों का जिन्होंने इन्हें इज्जत दी, जिन्होंने इनकी दस्तार को बहाल किया, इनके सर पे दोबारा रखा। उनका कर्ज इन्होंने उधार नहीं रखा। आते ही पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बाहर निकाला, फिर अगली दफ़ा नवाज शरीफ को बाहर निकाला। सारा तारीख का हिस्सा है, सबके नाम हैं उस तहरीक में जो आगे आगे थे। क्या अब वो दोबारा वही करना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वही है। ये मफादात की जंग है, ये जहाद और आज़ादी की जंग नहीं है। यहाँ सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट को किस तरह कमज़ोर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 75 सालों में इस पार्लियामेंट को नहीं ये लोग पावरफुल होना चाहते। इसलिए पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ एक साजिशी थ्योरियाँ दी जा रही हैं, लोगों की जहन साजी की जा रही है, जिसमें बदकिस्मती से वो मीडिया दोबारा हिस्सेदार बन रहा है जिसने उस वकला तहरीक में भी हिस्सा डाला और हिस्सा लिया, जज लगवा के भी लिया। इसकी कहानी फिर कभी। गुड नाइट।